मतलब पहले पहले इम्प्रेशंस कई लोगों के आए और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि भाई आप लोगों ने जो लखनऊ में एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया है मीटिंग का, बोले हम अगर होंगे 1 साल बाद 2 साल बाद हमारे देश में तो हम इस स्टैंडर्ड का कर पाएंगे कि नहीं। ये भी इनफॉर्मली लोगों ने मुझे बताया है कि साहब आपने बहुत अच्छे लेवल का यहाँ पे एक सेटअप किया, बहुत अच्छा वो मिला। तो ये बहुत बड़ा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं धन्यवाद दूं, यहाँ के नागरिकों को आपके माध्यम से धन्यवाद दूं, यहाँ के प्रशासन को मैं आपके माध्यम से अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो मैं एक्सप्रेस करूं। ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों के 3 प्रायोरिटी एरियाज थे और सबसे पहला जिस पे बात हुई और जिस पे आपने भी काफ़ी लिखा, कल शेरपा का प्रेजेंटेशन भी हुआ था, बाकी हमने भी पहले दिन उस पर काफ़ी काम किया, जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधार पे, यूपीआई पे, कोविन पे, डिजी लॉकर पे, सभी ने उसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया। और बहुत से देशों का ये मानना था कि जो इंडिया ने किया है ये एक बहुत ही अद्भुत, मतलब ये उन्होंने कहा इनक्रेडिबल लेवल का अचीवमेंट पिछले 7 साल में देश में हुआ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, डिजिटल गवर्नेंस में और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये सभी लोगों ने इसको अच्छे से सराहा है। और उसके ऊपर फिर यहाँ बाकी जो 2 दिन में हमारी चर्चा हुई है, हर पॉइंट्स पे विषय डिटेल में डिस्कशन हुआ। हर देशों का अपना अपना व्यू पॉइंट थोड़ा होता ही है, आप जानते हैं। और ये चूँकि G20 का हमारा पहला मीटिंग था, तो जनरली जो हम लोगों के मुद्दे थे उन पर सभी ने एक तरह से ये कहा कि भाई ये मुद्दे सबके लिए आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, सबको ये इस तरह का डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म मिले, सब लोगों को एक्सेसिबिलिटी हो, सब लोगों को कनेक्शन मिले, सब लोगों को लास्ट तक जुड़ें, सब लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी सबके लिए आवश्यक है। कोई नहीं चाहता कि उनके देश में फ्रॉड हो और उनका सिस्टम बिगड़े। और स्किलिंग का सभी ने कहा कि साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को ये होना चाहिए, नहीं तो पीछे छूट जाएंगे। तो तीनों चीज़ों पे बात हुई और इसमें पहली मीटिंग है चूँकि, तो इसमें टेक्निकलिटी जो होती हैं उसमें ये हम लोगों का एक मैंडेट होता है। आप भी जानते हैं कि पहले लेवल का नेगोशिएशन है, पहले लेवल का डिस्कशन है, तो इसमें जो बात आती है उनको हम लोग टेक्निकली हम लोग सारी डिटेल में नहीं बता पाते हैं। तो लेकिन ये जो मोटी मोटी बात निकल के आई, तो मैं चाहता था कि मैं आपको ये बता दूं कि ये एक तरह से जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा है और इसको आगे ले जाने का काम बढ़ेगा। और 4 हमारी वर्किंग ग्रुप्स होंगे, तो बाकी बेंगलोर में जाके इस पे फाइनल बात आएगी। बट ब्रॉडली सभी प्रायोरिटीज में तीनों पे हम लोगों को एक अच्छा सहयोग मिला है। वो एजेंडा से बाहर, वो एजेंडा का इशू नहीं है। एजेंडा में स्पेसिफिसिटी होती है कि हम उसके बाहर टेक्निकली कोई चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते, तो ये उससे अलग है, हमारे एजेंडा में नहीं है, किसी और एजेंडा में हो सकता है। नहीं देखिए, टेक्नोलॉजिकली तो बायलैटरली भी होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये चीज़ें डिस्कस नहीं हुई हैं, एजेंडा का हिस्सा नहीं थी, तो इस पर किसी नहीं सर के प्रॉम्प्ट से तो मैं नहीं होता हूँ भाई। मैं सर से 10 साल सीनियर हूँ और लेकिन ये है कि ये हमारे उसमें है नहीं, डोमेन में नहीं है, तो वो उसका अच्छा उसमें ये हमारा एक मैंडेट होता है जब चालू होता है कि भी हम लोगों का ये जो स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा एजेंडा से बाहर हम लोग नहीं निकल। उनका भी मैंडेट वही है, तो है ना, तो मैंडेट लेके नहीं आते। हाँ देखिए, हमारी प्रायोरिटी जैसा मैंने आपको उस दिन पहले दिन भी मैंने अपने स्पीच में ही जब मैंने किया था, जब मैंने एजेंडा सेट किया था, जो कि पहले दिन ही था जो मुख्यमंत्री जी के टाइम पे, उसी दिन मैंने कहा था कि हमारा फोकस इन्हीं चीज़ों पे होगा कि साइबर सिक्योरिटी से जो सिटीजन को, कॉमन नागरिक और हमारे बिजनेस को जो साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं उनके ऊपर हम लोग अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करें, बेस्ट प्रैक्टिसेज का आदान प्रदान हो, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो। तो वो हमारा एजेंडा था, उस पर चर्चा हुई है, तो उसको अब आगे ले जाने का काम, आगे के जो 3 मीटिंग अभी और होनी है उसमें आगे उसको ले जाया जाएगा। और माना सबने कि भाई जैसे जैसे हम लोग डिजिटल होते जाएंगे साइबर सिक्योरिटी भी उतनी ही हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। हाँ, वो मैंने बताया ना, जैसे कि भाई डिजिटल में यही आया कि भाई स्किलिंग भी अलग अलग लेवल की होती है, कुछ लेवल पे फाउंडेशनल स्किल होनी चाहिए। हमने ही अपने देश में देखिए अलग अलग लेवल के स्किल प्रोग्राम बनाए। हमने 6 करोड़ लोगों को, जो ऐसे लोग थे फैमिलीज
जिसमें कोई डिजिटली लिटरेट नहीं था। तो हमारी CSC के माध्यम से हम उनको डिजिटल शिक्षा कहते हैं और उसको इतनी शिक्षा देते हैं कि वो एक सर्टिफिकेट, उसका एग्ज़ाम होता है और उसको इतनी शिक्षा दी जाती है कि वो अपने मोबाइल से, फीचर फ़ोन हो या जो भी हो, उस अपने मोबाइल से वो जो उनकी स्कीम है, उसको किसान सम्मान का पैसा मिला कि नहीं, उसको DBT में जो मिलना है वो मिला कि नहीं, उसको कोई बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो वो कर सकता है कि नहीं, अपना बिजली पानी का बिल दे सकता है कि नहीं, इतना उसको साक्षर हम लोग ने बनाया। तो वो फाउंडेशनल स्किल हो जाती है। फिर ऊपर के लेवल की स्किल होती है जिसमें आप लोग डीप टेक स्किल जिसको बोलते हैं कि भाई ऐसी स्किल दी जाए कि वो एम्प्लॉयबल हों, कंपनियों में जाएं, देश में जाएं, विदेश में जाएं। और फिर डीप टेक स्किल्स होती हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन का इन्होंने बताया, उनके ऊपर ट्रेनिंग का हम लोगों ने भी यहाँ पे डीप टेक पे काफ़ी प्रोग्राम चालू किए हैं। तो सभी लेवल पे ट्रेनिंग होनी चाहिए और कोई भी छूटे नहीं। ये एक बहुत बड़ा हम लोगों का मिशन है, हमारे देश में भी है और बाकी देशों का भी यही मिशन है कि भाई डिजिटली कनेक्ट रहें। हाँ जी। नहीं देखिए, जब हमने इंडिया को शोकेस किया, जब हमने हमारा प्रेजेंटेशन हुआ, शेरपा का भी प्रेजेंटेशन हुआ, तो एवरीबॉडी सेड कि इंडियाज एग्जाम्पल इज वर्थ शोकेसिंग एंड वर्थ एमुलेटिंग। ये एक यूनानिमस था कि भाई हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हुआ है, पॉपुलेशन स्केल पे हुआ है, लो कॉस्ट पे हुआ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हुआ है, तो ये अपने आप में एक मॉडल है जिसको अडॉप्ट किया, जिसको सभी लोगों ने सराहा। अब अडॉप्शन की तो देखो हर देश का अपना अपना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, हर देश का अपना मॉडल होता है, बट दे ऑल अप्रिशिएटेड इट। तो वो है हमारे लिए बहुत बड़ा है कि जैसे कहा, जो एक रिपोर्ट भी निकली थी जो इंडियन इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक की, कि जो इंडिया ने 7 साल में किया है पिछले डिजिटल पे, अगर नॉर्मल स्पीड से चलते तो इंडिया को 40 साल लग जाते। तो ये मैसेज ही अपने आप में बहुत बड़ा है कि किस स्पीड से काम हुआ है डिजिटल पे इंडिया में। तो दैट्स अ बिग मैसेज। यानी हाँ, वो एक्चुअली ये फर्स्ट लेवल का टेक्निकल डिस्कशन होता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं फिर और अलग इशू आते हैं, तो अल्टीमेटली वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होगी उसमें जो मुद्दा निकल के आएगा वो फिर हमारा फाइनल हो जाता है। हाँ देखिए, डिजिटलाइजेशन का जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये जो भी डिजिटलाइजेशन हुआ उसका कहीं ना कहीं उद्योगों से भी जुड़ा हुआ है। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो इशू आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंडस्ट्री 4 जो है वो भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो भी डिजिटल है। उससे देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी, करप्शन कम होता है, ट्रांसपेरेंसी लेवल्स अच्छे होते हैं। इन सब चीज़ों का फ़ायदा सभी को होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। तो इन सब का फ़ायदा इंडस्ट्री को होने वाला है, सिटीजन्स को होने वाला है, किसान को होने वाला है। अभी ऐसे मॉडल्स बने हैं अपने, अभी यहीं का मैं एक, जब हमने डिजिटल इंडिया वीक में यहीं पास के गांव की उन्नाव, कानपुर के पास है ना, उन्नाव की एक 10वीं क्लास की लड़की ने एक मॉडल बनाया और उसने दिखाया प्रधानमंत्री जी को कि सर मेरे पिताजी एक ही खेती करते थे, वो सोयाबीन की या किसी चीज़ की, और बोले उसमें हमेशा फेल होते थे। तब बोले मैं आपके यहाँ पे एक मैंने ट्रेनिंग ली ऑनलाइन, उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि क्या क्या चेक करना चाहिए। तो उसने अपने आप ही वो सॉइल टेस्टिंग किया, सॉइल के भी क्या चीज़ है, कितना मॉइस्चर चाहिए, कौन सी फसल में कितनी सिंचाई देनी होगी, एंड सी हैज कम आउट विद द मॉडल। सी सेड कि मैंने अपने घर को ही नहीं बताया, मैंने गाँव को बताना चालू किया और बोले कि अब हम लोगों की इनकम अच्छी होने लगी। तो ये मैसेज जो जाता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो किसानों को फ़ायदा होगा, हेल्थ में फ़ायदा हो रहा है। आप देखिए वैक्सीनेशन हुआ है, आप जो आयुष्मान भारत जो मिशन बना है उसमें सभी लोगों को हॉस्पिटल से जुड़ना, मेडिसिन से जुड़ना, सब चीज़ों से जुड़ना आसान हो गया, डेटाबेस आपका अच्छा हो गया। तो ये बहुत बड़ा काम होता है। या सो okay, so I think that will be good for each one of you, so I can just briefly yeah. So when we look at on the first day we had 5 sessions which we all know. We started with digital public infrastructure, cyber security solution on and sustainable development goal and use of geospatial technologies. ये हमारे पहले दिन के सेशंस में था। उसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज शोकेस्ड इट्स डिजिटल इनिशिएटिव्स. In the next 2 days we had sessions on 3
priority areas which we have identified in the beginning. That was digital public infrastructure, cyber security, and digital skilling. In all these three sessions, I, as the chair of the DEWG, gave my introductory remarks, basically setting the context. This is our agenda, which I have also settled in my spoken about it on my first day. And then obviously co-chair took over. Meanwhile, Mr. Sherpa, Mr. Amitabh Kant also made a presentation on India's DPI model and how it has evolved and what has been the benefit of it. So that was and then each country is asked. So we have two countries which are called Troika. So one is where G20 was held before us, Indonesia, and one that will be held after us, Brazil. They also talk about us and how we take this model forward. So in order to ensure that there is connectivity, so that they spoke, and then every country was given the chance to speak about what do they think about these models which we have suggested, these priorities which we have identified. So each one of them spoke about their this context and gave some suggestions. So this is how it goes. In between, we also have multi-bilateral agencies like UNDP, UNESCO, World Bank, OECD. They gave their examples. They shared best practices, how world is doing on digital public, how the skilling is happening in different parts of the world. What is that can be the takeaway from this meeting? What is that they would like to share in terms of best practices? It happened in all the cases, cyber security, digital as well as. So they give general takeaways. We should share best practices. We should exchange of information. Can we think of setting up a repository of, all this knowledge at one point, at one place, so that people can access it. All the G20 members can have access to that, which was suggested by these people, which is a common, neutral kind of a suggestion, which is appreciated by all. Now these are the ones which we'll be taking up to the next level. These are the ones from here we move on to the next level. Our priorities which we have discussed with them, and we discuss in the second one, third one, and then finally in ministerial conference in Bangalore. That's the final level of negotiation, and after that this will be presented to the head of a state in September. So this is the model which works. Actually they were thrilled. जब हमने एक दो लोगों से पूछा तो they were thrilled the kind of vibrancy जो हमारी कल्चर में है, कि हर जगह मतलब लोग नाच रहे हैं, they are laughing and everybody was smiling. किसी दुकान पे वो गए, किसी ने, तो वो बहुत बड़ी बात है. नॉर्मली यही चीजें देखी जाती हैं कि आप किसी शॉप पे गए, आपका अच्छे से स्वागत हुआ, आपको पानी पिलाया, प्लीज सिट डाउन, सी अनदर, आई विल शो यू समथिंग एल्स. वो वाला जो मैसेज है वो बहुत अच्छा होता है. अच्छा, जहाँ गए वहाँ लोगों ने उनको मतलब इट वाज ए प्लेजेंट एक्सपीरियंस. तो उन्होंने अद्भुत कि बहुत अमेजिंग रहा हम लोगों का अनुभव. वो तो आज भी उन्होंने बोला कि गिवन ए चांस वी वुड लाइक टू कम अगेन. हाँ जी बताइए. नहीं, वो इसमें प्राइवेसी इसमें हमारे एजेंडा में नहीं है. हाँ, साइबर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में जो डिस्कशन हुआ है वो, और जैसे अभी डीपीआई में भी कंसेंट बेस्ड शेयरिंग का डिस्कशन हुआ है, बट चूंकि प्राइवेसी का मैटर एकदम अलग हो जाता है तो वो अभी इसमें एजेंडा में नहीं आया है. सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा अब तक जो भी बड़े ग्लोबल इवेंट्स होते थे, जैसे कॉमनवेल्थ गेम था केवल दिल्ली में, एशियन गेम्स था केवल दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी ने देश के 25 शहरों में G20 हो, एक नई पहल की है, जिससे हमारे देश में जो विविधताएं हैं, जिस तरह से अलग अलग क्विजीन, अलग अलग खान पान, अलग अलग पहनावा, अलग भाषाएं, इन सब का आनंद, इन सब के प्रति दुनिया भर में एक जागरूकता बढ़े, ये उसका प्रतीक है. आज साथियों, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आरंभ हुई लखनऊ में. इस मीटिंग में 2 बहुत बड़े विषय रखे गए. पहला विषय है किस तरह से अन्य देशों के कंपैरिजन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया डिजिटल इकोनॉमी का मॉडल दिया. वो मॉडल क्या है? वो मॉडल है, आप देखेंगे दुनिया के कई देशों में डिजिटल इकोनॉमी का कंट्रोल कुछ एक कंपनियों के हाथ में होता है, कुछ 4-5 कंपनियों के हाथ में होता है.
मोदी जी ने इसके विपरीत एक नई पॉलिसी 2016 में लाए। उस पॉलिसी में था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो डिजिटल इंडिया की जो नई पॉलिसी लाए उसमें पब्लिक फंड से एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया। मैं एग्जांपल दूंगा दो। पहला एग्जांपल पेमेंट सिस्टम्स का। पेमेंट सिस्टम के लिए यूपीआई का एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म तैयार हुआ पब्लिक फंड से। उसमें बैंक जुड़े, स्टार्टअप्स जुड़े, ई कॉमर्स जुड़ी, हजारों व्यापारी छोटे से बड़े जुड़े और 120 करोड़ लोग जुड़े। इस तरह के रोबस्ट प्लेटफॉर्म में किसी एक कंपनी का या किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं बन सकती। ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए उतना ही अवेलेबल है जितना छोटी कंपनी के लिए हो, बड़ी कंपनी के लिए हो, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए हो, एक एमएसएमई कंपनी के लिए हो। वो प्लेटफॉर्म सभी के लिए इक्वली अवेलेबल है, कोई भी उसके साथ जुड़ सकता है। देखिए इस प्लेटफॉर्म का पावर। गूगल जैसी कंपनी शुरू में अपना खुद का सिस्टम लगाना चाहती थी, पेमेंट सिस्टम। उन्होंने जब यूपीआई को देखा, समझा, तो वो समझ गए कि यूपीआई उनके खुद के सिस्टम से बेहतर है। तो उन्होंने अपना सिस्टम पीछे छोड़ा और यूपीआई को अडॉप्ट किया। और तो और उन्होंने अमेरिका के फेडरल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक, जो हमारा हिंदुस्तान में जो आरबीआई होता है उसका इक्विवेलेंट अमेरिका में फेड होता है, फेड को चिट्ठी भी लिखी कि जो भारत का पेमेंट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा पेमेंट सिस्टम है, जिसमें एक डेमोक्रेटाइजेशन है, डेमोक्रेसी है, जिसमें इक्वालिटी है, जिसमें इंक्लूसिवनेस है, जिसमें हर कोई जुड़ सकता है। एक व्यक्ति 2 रुपए का ट्रांजैक्शन भी उससे कर सकता है और 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। तो उन्होंने फेड को लिखा कि ऐसा ही सिस्टम अमेरिका में भी अडॉप्ट करो। तो ये एक बहुत बड़ा पावरफुल मीडियम बनता है देश के कोने कोने में। और यूपीआई में ट्रांजैक्शन को सेटल करने की एवरेज टाइम है 2 सेकंड। एवरेज टाइम है 2 सेकंड। बड़े बड़े जो सक्षम देश हैं उन देशों में भी इस तरह का पेमेंट सिस्टम नहीं है। दूसरा एग्जांपल दूंगा कोविन का। आपने देखा इतने बड़े देश में 220 करोड़ वैक्सीन डोजेस 2 साल में हुई। अगेन भारत सरकार ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कोविन। उसमें वैक्सीन कंपनियां जुड़ी, एयरलाइन कंपनियां जुड़ी, हॉस्पिटल्स जुड़े, क्लिनिक जुड़े, राज्य सरकारें जुड़ी और 120 करोड़ भारतीय जुड़े। सब इतना रोबस्ट प्लेटफॉर्म बना। आइए भाई साहब, आइए। इतना रोबस्ट प्लेटफॉर्म बना। इस रोबस्ट प्लेटफॉर्म से इतने कॉम्प्लेक्स काम को बहुत ही सुविधा से, बहुत ही आसानी से जन जन तक वैक्सीन पहुंचाने का काम हुआ। तो ये एग्जाम्पल सबके सामने रखे गए आज। और अब अगले 2 दिनों में सभी डेलीगेट्स इन पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारत का पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के दूसरे देशों में भी लगाया जा सकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारें, आपके क्वेश्चंस लेंगे। प्रश्न वापस पूछें। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो प्लेटफॉर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपना बना है, ये एक बहुत अच्छा मॉडल बना है, सक्सेसफुल मॉडल बना है। अब इसी तरह के मॉडल को लॉजिस्टिक्स में लेके जा रहे हैं। इसी तरह के मॉडल को ई कॉमर्स में, आपने नाम सुना होगा ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC में लेके आ रहे हैं। इसी सेम मॉडल को एग्रीकल्चर में लेके आएंगे, जिससे कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने जिसपे हर कोई जुड़ सके। एक छोटे से छोटा किसान भी जुड़ सके और एक एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ स्टार्टअप भी जुड़ सके। इस तरह की कल्पना, इस तरह का सक्सेसफुल मॉडल करीब करीब हर सेक्टर में आगामी वर्षों में, आगामी महीनों में लेके जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जिंदगी में जिस भी टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके बहुत सारे प्लसेस होते हैं, कुछ माइनसेस भी होते हैं। साइबर क्राइम पे कंट्रोल लाने के लिए 3 बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए। सबसे पहला, हम जानते हैं कि आज टेलीकॉम डिजिटल इंडिया का गेटवे है।
टेलीकॉम में कानूनी तौर पे, टेक्नोलॉजी के तौर पे, प्रैक्टिसेस के तौर पे, प्रोसेसेस के तौर पे हर तरीके से इस तरह से व्यवस्था करनी जिससे कि हमारा एक साधारण नागरिक भुलावे में ना आए, जो जिस तरह की फ्रॉड कॉल्स होती है उन सबको कंट्रोल कर सके, पहला। दूसरा, बहुत ही मैसिव तरीके से लोगों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। तीसरा, एक मैं इसको किस तरह से आपके सामने रखूं, एक बड़ा टेक्निकल फायरवॉल क्रिएट किया जा रहा है जिससे कि हमारा जितना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन जैसे रेलवे है, पावर है, पावर ट्रांसमिशन है, गैस ट्रांसमिशन है, पोर्ट्स हैं, हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सबको एकदम सुरक्षा मिले, उसके लिए एक पूरा कवच जैसी तैयारी की जा रही है। बहुत अच्छे सिस्टम से अगर आप देखें तो आज की तारीख में इस सिस्टम से डेली लाखों अटैक्स को रोका जा रहा है सक्सेसफुली। डेली लाखों अटैक्स को डेली रोका जा रहा है। Over the next 2-3 days, what would be the most important 2-3 objectives that we want to achieve in this movement? Most important objective that we want to achieve out of the digital economy working group is the concept of public digital infrastructure needs to be thoroughly understood by all the developed countries. G20 is a group of countries which are primarily very prosperous, developed countries. They need to understand that there is an alternative to big tech domination. So there will be good focus on how this technology got evolved, how this model got evolved, how in such a short period, 2016 is when Honorable Prime Minister launched Digital India, how in such a short period we could create such a great model which can be replicated in other parts of the country. That would be the primary focus of the next 3 days. If you want to become PhonePe today, if you want to become Google Pay today, you can become. The network is open and available to everybody. Somebody works very hard, somebody doesn't work that hard. If somebody is working very hard, going out, reaching out to every customer, every house, every shop, every village, that person, that company will definitely have a larger market share, right? So if any new player today wants to reach out to each and every village of the country, they have the option. What's important is the system allows openness, the system allows competition, the system encourages competition, the system cannot be dominated by anybody unless and until somebody is, and regulation wise we are making sure that it doesn't get dominated by one company or two companies. UPI is a transaction which is a payment. Payment doesn't have any tax. Payment doesn't have any tax. हिंदी में अगर हम बात करें, सर्विस अलग है और पेमेंट अलग है, राइट? आप देखो इसका फर्क समझिए। आप सर्विस लेते हैं, सर्विस का एक अलग इम्पैक्ट होता है। इकोनॉमी में अगर हम बात करें, पेमेंट इज बेसिकली अ ट्रांजैक्शन बिटवीन two entities who are either entering into a goods transaction or a services transaction. पेमेंट के ऊपर कभी टैक्स नहीं है, पहला। दूसरा, करीब करीब 13 देशों ने ऑलरेडी MOU साइन किए हैं अभी तक। 13 कंट्रीज हैव साइंड MOUs। बहुत कंट्रीज ने इसको एक अलग मॉडल की तरह देखा है, और जैसे सिंगापुर ने तो ऑलरेडी फुल्ली इंटीग्रेट कर दिया है, कंप्लीट इंटीग्रेट कर दिया है। और भी कई देश ऐसे हैं जो तुरंत अपने पेमेंट सिस्टम को UPI के अंदर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बहुत सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट। ट्रस्ट इस तरह से है कि कंप्लीट पेमेंट सिस्टम प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है। पेमेंट सिस्टम एक गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। NPCI एक ऐसी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट भी है और बहुत सारे दूसरे स्टेक होल्डर्स भी उसके शेयर होल्डर्स हैं। तो एक ऐसा मॉडल बनाएं जिस मॉडल को लेके, जैसे दुनिया के कई देश हैं, खासकर जो बड़े विकसित देश हैं, वो लोग भी सीरियसली इसमें इंटरेस्टेड है। कनाडा इंटरेस्टेड है, जापान इंटरेस्टेड है, मैक्सिको इंटरेस्टेड है,
यूएस का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया किस तरह से फेड ने इसका एवेल्युएशन चालू किया है। रुपए की एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है। अभी करीब करीब एग्जैक्ट नंबर्स मेरे पास अभी नहीं होंगे, लेकिन रुपए की एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है। बड़ी बात यह है हिंदुस्तान में, जैसे बाकी देशों में करेंसी से कार्ड की तरफ शिफ्ट हुए, हिंदुस्तान में एक तरीके से सीधा करेंसी से डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो गए। अगर हम हिंदुस्तान के डिजिटल ट्रांजैक्शंस को अगर देखें, कई बड़े बड़े देशों के डिजिटल ट्रांजैक्शन को अगर हम जोड़ दें, उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में अकेले में डिजिटल ट्रांजैक्शन है। तो हमारे यहाँ जैसे फ़ोन में डायरेक्टली लैंडलाइन के बजाय सीधा मोबाइल फ़ोन की तरफ शिफ्ट हुए हम लोग हिंदुस्तान में, वैसे ही करेंसी से सीधा डिजिटल की तरफ शिफ्ट हुए। वापस बोले। लिमिटेशंस हैं बिकॉज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स आर ऑलवेज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल बैंक। उनका जो रिजर्व बैंक होता है उसके कुछ हमेशा गवर्निंग नॉर्म्स होते हैं। सो उसके नॉर्म्स के, उसके रेगुलेशंस के हिसाब से सारी चीज गवर्न होती है। आज यूपीआई, आज डिजिटल पे बात करें, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। करीब करीब भारत सरकार, भारतीय रेलवे के हर एक स्टेशन पे जितने भी स्टॉल्स हैं, जितने भी वेंडर्स हैं, करीब करीब रैपिडली उसका डिजिटलाइजेशन चल रहा है। केवल पिछले वर्ष में ही आप देखेंगे कि ई ऑक्शन की जो शुरुआत हुई थी, ये जो 8 वर्षों की जर्नी है, इस 8 वर्षों की जर्नी में मोदी जी का सबसे बड़ा है पारदर्शिता। तो पारदर्शिता के चलते बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं उनको डिजिटलाइज किया गया, टेंडर्स, पेमेंट्स कंप्लीट डिजिटलाइज हो गए। और अब जब जो छोटे छोटे हमारे वेंडर्स हैं रेलवे स्टेशन पे, उन लोगों ने भी डिजिटल पेमेंट स्टार्ट कर दिया है। कई जगह वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के प्रोडक्ट मैंने खरीदे हैं और सब जगह डिजिटल पेमेंट किया है। इसमें कई कंट्रीज हैं, नाम लेना उचित नहीं रहेगा क्योंकि कई बार डिप्लोमेटिक सर्कल्स में वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, राइट। So it's a very important question, very important subject. It's a matter of great concern for all of us, and that's why I said in the previous answer, we have taken 3 different approaches towards it: legal approach, awareness approach, and technical approach. All these 3 approaches have really brought good results. In recent times, the number of people who have been prevented from committing a fraud, that's now growing like this. People who have been prevented from committing a fraud, again using a lot of AI, and a lot of awareness is also getting generated. I wouldn't be able to give you the exact numbers, but the prevention has now become more than the number of frauds which are happening. But we have to go a long way in this. I must say that we have to go a long way in this. This has to be a continuous effort by all of us. बहुत सारे तरीके से डिजिटल इकोनॉमी से इंडस्ट्रीज जुड़ रही है। जैसे आप देखते हैं आज हमारे देश भर में ई वे बिल, ई इनवॉइस, इनका कुछ सेकंड में आपके पास एक ई इनवॉइस क्रिएट हो जाती, जनरेट हो जाती है। ई वे बिल आपने देखे देश भर में, ई वे बिल, फास्टैग, ये इंडस्ट्री जीएसटी का जो खुद का अपना प्लेटफॉर्म है, फुली डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इनकम टैक्स का प्लेटफॉर्म पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। करीब करीब हर एक क्षेत्र में इंडस्ट्री आज डिजिटलाइज हो रही है। और साथ ही साथ बहुत सारी जगह टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और विशेषकर 5G आने के बाद में कई तरह के नए इनोवेटिव चीज़ें भी इंडस्ट्री में आ रही है।
देखिए, सबसे पहले तो डेटा प्रोटेक्शन बिल आपकी जानकारी में है ही है। ऑलरेडी इट हैज़ बीन पब्लिश्ड फॉर कंसल्टेशंस। बहुत ही रोबस्ट बिल है। बहुत ही आज दुनिया भर में लोग कहते थे कि पहले यूरोप का टेम्पलेट दुनिया में माना जा रहा था, अब कई एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि अब हिंदुस्तान का टेम्पलेट दुनिया में माना जाएगा। तो ये लीगल व्यवस्था तो एक अपनी तरफ है, टेक्निकल व्यवस्था उसके साथ ही साथ चल रही है। साथ इसमें देखिए अवेयरनेस, जैसे अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें, कोई हमारा पॉकेट न मार ले, हम खुद सावधान भी रहते हैं। कहीं पर भी भीड़ भाड़ वाली जगह में हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्शन करें। प्रोटेक्शन और इस तरह के साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम को फाइट करने के लिए हमको लीगली फाइट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकली फाइट करना पड़ेगा, अवेयरनेस भी बहुत लानी पड़ेगी अपने में खुद में। ओटीपी किसी को ना दें, किसी भी डिटेल को शेयर ना करें। ये ध्यान रखें कि हमें अपनी डिजिटल लाइफ को भी उतने ही केयरफुली प्रोटेक्ट करना है जितना हम अपनी फिजिकल लाइफ में प्रोटेक्शन रखते हैं। हर जगह वो एक्शन लिए जाते हैं, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन का अपना एक अधिकार देश में है, तो उस पर एक्शंस भी लिए जाते हैं उसके, और हर एक प्रोसेस के बाद में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स भी हर जगह होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार सेंसेशनलाइज ज़्यादा होता है, लेकिन उसका एक्चुअल जो ब्रीच है उसकी मात्रा इतनी नहीं होती है। इस वर्किंग ग्रुप में डिजिटल करेंसी का एजेंडा नहीं है। डिजिटल करेंसी अपने आप में एक फाइनेंशियल सब्जेक्ट है। वो फाइनेंस वाले वर्किंग ग्रुप्स में अगर हो तो मेरी जानकारी में नहीं है उसमें। मेरे सचिव महोदय बता रहे हैं कि फाइनेंस वाले ग्रुप में डिजिटल करेंसी का विषय है। मैं आपको बताता हूँ, इसी विषय पे एक बार फिर रिपीट करूँगा, हमें लीगल काम भी करना पड़ेगा, टेक्निकल काम भी करना पड़ेगा और अवेयरनेस का काम भी करना पड़ेगा। जैसे हम भीड़ भाड़ वाले मेले में जाते हैं, अपना बहुत ध्यान रखते हैं पॉकेट का, वैसे ही हमें आज की डिजिटल दुनिया में अपने अकाउंट का ध्यान रखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हमें तीनों स्टेप्स पे इक्वल फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि ये चैलेंज किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये चैलेंज आज के समाज का है। ये सामाजिक चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को सब, मोदी जी जैसा कहते हैं हमेशा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसके बाद में लास्ट आप ध्यान दीजिए, सबका प्रयास। तो इसमें सभी को प्रयास करना पड़ेगा। सरकारें, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, टेलीकॉम कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, हर कोई इसमें ध्यान दे, और हमारे सारे के सारे सिटीजन्स, हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। मैं बहुत लोग हैं मेरे जैसे, तो मैं तो कई वर्षों से शायद जेब में पैसा रखना भूल चुका हूँ, मोबाइल में ही रहता है, क्योंकि बात नेता की नहीं है। मैं अपने आप चाय के पैसे अपने आप देता हूँ रेलवे स्टेशन पे, लेकिन डिजिटली देता हूँ। बात नेता की नहीं देता। राजनीति में तो अभी आया हूँ, रिसेंटली आया हूँ। मेरा राजनीतिक अनुभव तो बहुत लिमिटेड है, कम ही है। एक साधारण नागरिक की तरह हूँ, और आज भी साधारण नागरिक ही हूँ। इस विषय पे हम बात नहीं करेंगे, देश की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, है ना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।